हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। आज का भाई टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस की लगने वाली है, जिसमें आज हम मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली सीरीज है। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मल्टीपल हम टेस्ट सीरीज को इस चैनल पर लगा रहे हैं। जितनी भी टेस्ट सीरीज लग रही है, चाहे वो दृष्टि की हो, मेक की हो या संस्कृति, जीएस वर्ड, किसी भी की भी हो, सभी की पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाती है विद सॉल्यूशन के साथ। तो आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे ऐप से, यूपीएससी नेट। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में आपका रहेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है दोनों देखते रहिएगा। क्वेश्चन की बात की जाएगी, पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मी के संबंध में प्रसिद्ध पंक्ति कही है? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो पंक्ति है किसके लिए कही गई है? लक्ष्मीबाई के लिए कही गई है। लेकिन किसके द्वारा कही गई है? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्ति जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने कही थी। किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान ने की कभी कही थी। कब कही थी? जब 1857 का विद्रोह चल रहा था, तब रानी लक्ष्मीबाई वो ऐसी रानी थी, याद रखना है, पुरुषों से ज्यादा लड़ी थी। अंततः हुआ है ग्वालियर के पास जो है इनकी, कह सकते हो कि वो शहीद हो गई थी। तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और यह पंक्ति जो है 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से संबंधित थी और सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 का जब विद्रोह हो रहा था, तो उस समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग थे। यह भारत के गवर्नर जनरल थे। एक चीज याद रखना है कि भारत जब 1857 का विद्रोह हो गया, तो उसके बाद 1858 का समय आया, तो कंपनी शासन से किसके द्वारा पास चला गया था? तो रानी के पास चला गया था, सीधा ब्रिटिश के अधीन चला गया था। तो यहां पर जब वायसराय बनाए गए थे, तो पहले वायसराय कौन थे? अगर कभी ऑप्शन ये भी आ जाए, तब आप कहेंगे भारत के गवर्नर जनरल की बात किया है तो कैनिंग थे, और अंतिम गवर्नर जनरल थे, और यह आपके भारत के पहले वायसराय थे। तो पहले वायसराय कौन थे आपके? कहां कहेंगे? लॉर्ड कैनिंग थे। एक चीज याद रखना है, यहां पर डलहौजी का नाम आता है। लॉर्ड डलहौजी को व्यक्तिगत नीति के लिए जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी की जो आक्रामक नीति या व्यक्तिगत नीति थी, इस व्यक्तिगत नीति के लिए जो है लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। इनके बारे में भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में विचार करें, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कौन सा सही है? तो इन्होंने जो है बहुविवाह के प्रबल विरोधी थे। कैसा? यह जो है बहुविवाह के बहुत प्रबल विरोधी थे। बिल्कुल बात ठीक है। उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में गैर ब्राह्मणों के लिए संस्थान के द्वार खोले, और ज्ञान पर पारंपरिक एकाधिकार को तोड़ने के लिए पश्चिमी विचारों को भी अपनाया था। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। कि बात की जाए कि भाई ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा बहु विवाह को क्या किया गया था? इन्होंने विरोध किया था। संस्कृत महाविद्यालय के प्रचार होते हुए भी गैर ब्राह्मणों के लिए भी इन्होंने द्वार खोले थे, और पारंपरिक जो ज्ञान एकाधिकार था उसको तोड़ा था, और पश्चिमी विचारों को अपनाया था। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि किसने 20वीं सदी के आरंभ में महाराष्ट्र में निराश्रित हिंद नागरिक एवं विटाल विध्वंसक मंजूर पत्रिका प्रकाशित जो है की थी? तो यहां पर कह रहा है कि 20वीं सदी के आरंभ में महाराष्ट्र में निराश्रित हिंद नागरिक, बिटाल विध्वंसक और मजूर पत्रिकाएं जो प्रकाशित की गई, किसके द्वारा की गई थी? तो किशन फागुजी बसोंड के द्वारा की गई थी। किशन फागुजी बसोंड के द्वारा की गई थी। महाराष्ट्र के एक दलित समाज सुधारक थे। 1879 से लेकर 1946 का इनका समय पीरियड रहा है, और एक दलित समाज सुधारक थे। कभी ऐसा आ जाए क्वेश्चन, ये भी कह सकते हो, दलित समाज सुधारक थे। हालांकि इतिहास में इनका कम योगदान है, लेकिन ध्यान रखना, इन्होंने शिक्षा को उत्थान के लिए बहुत बड़ा नागपुर में चौखा मेला बालिका विद्यालय की स्थापना भी करवाई थी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में थियोसॉफिकल क्या है? भारत में थियोसॉफिकल आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट है? तो भारत में थियोसॉफिकल आंदोलन के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो बात की जा रही है कि भाई थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में भारतीय दर्शन से प्रेरित पश्चिमी लोगों के द्वारा की गई थी। बिल्कुल बात ठीक की जा रही है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम मैडम कौन सी थी? एच पी बिलातस्पी, एच पी आप कहेंगे विलास विलावश
टस्की के द्वारा जो है और कर्नल एम एम ऑलकॉट के द्वारा, कर्नल एम एम ऑलकॉट के द्वारा जो है की गई थी। भारतीय धार्मिक या दर्शन से प्रेरित था। इस आंदोलन ने वैज्ञानिक तर्कवाद के पक्ष में कर्म और पुनर्जन्म जैसी मूलभूत हिंदू मान्यताओं को अस्वीकार किया था। तो ये तो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि सोसाइटी ने सार्वभौमिक बंधुत्व और आध्यात्मिक विकास को जो है बढ़ावा दिया था। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन तो हो जाएगा गलत, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो आप कहेंगे केवल पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला सही है। अच्छा, भारत में न्यूयॉर्क में तो स्थापना की गई, लेकिन भारत में इन्होंने कब स्थापना की? तो भारत में 1882 में आकर इन्होंने अपना मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर खोला था? मद्रास चेन्नई में खोला था। किस चीज का खोला गया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का खोला गया था। मद्रास के भी आरडीआर में खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह के बाद शुरू किए गए प्रशासनिक परिवर्तनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाई 1857 के दौरान जो शुरू किए गए प्रशासनिक परिवर्तनों के लिए पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो भारत के राज्य सचिव को बात की जा रही है। यहां पर बहुत ज्यादा मिसप्रिंट है आज यहाँ 15 है ना, यहाँ पर है 15 सदस्यीय परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी। भारत के राज्य सचिव को 15 सदस्यीय परिषद के द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी, जिसमें कम से कम 9 सदस्य भारत में से 10 वर्षों तक सेवा कर चुके हो। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कहता है गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्य विभागों के प्रमुख उनके सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। तो दोनों ऑप्शन आपके कहेंगे प्रशासनिक परिवर्तनों के बारे में सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया, उसमें किस रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया था? तो आप कहेंगे विधि निर्माण के लिए शाही विधान परिषदों के रूप में कार्य करने का अधिकार यहाँ पर दिया गया था। 1861 में जो भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया था, इसमें 6 सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 12 कर दिया गया था और विशेष रूप से विधि निर्माण के लिए उद्देश्य से इसमें जो है किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में विचार करें, कौन सा कथन सही है? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में अधिनियम ने सदस्यों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी, लेकिन उस पर मतदान करने और संशोधन करने की अनुमति नहीं दी थी। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है कि 1892 का जो अधिनियम आया था, वार्षिक बजट पर चर्चा तो कर सकते थे, लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे, ना ही संशोधन करने की अनुमति दी गई थी। सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति थी, लेकिन आंतरिक प्रशासन से संबंधित मामलों पर नहीं। तो ये ऑप्शन गलत लिखा है। आंतरिक मामलों पर तो प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। तो केवल पहला वाला ही सही रहेगा, इसमें दूसरा वाला भी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के दौरान पारित प्रस्तावों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम सत्र में कुछ प्रस्ताव पारित किए थे, इसके बारे में कौन सा करेक्ट है? भारत सचिव की भारतीय परिषद को समाप्त करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। बिल्कुल बात ठीक कहा गया। दूसरा कहता है कांग्रेस ने केवल भारत में ही सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करने की मांग की। नहीं, कांग्रेस के द्वारा इंग्लैंड और भारत दोनों एक साथ, इंग्लैंड और भारत में दोनों एक साथ, याद रखना है, भारत में प्लस इंग्लैंड में दोनों एक साथ जो है सिविल सेवा परीक्षा करने की मांग की थी। तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। भारत में कांग्रेस पूर्व राजनीति संदर्भों में कौन सा यहाँ पर जो है विचार करें सही है? भारत के कांग्रेस की पूर्व राजनीति की बात की जा रही है कि राजनीति के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो बात की जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरूजी ने लंदन में भारतीय कल्याण पर ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए की थी। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो आप कहेंगे 1866 में की गई थी। किसने की थी? तो आप कहेंगे दादा भाई नेहरूजी ने की थी। कहां पर की थी? लंदन में की थी। तो ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए की थी। बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जमींदार समर्थक पूर्वाग्रह के विरोध में की गई थी। क्या ये सही है? आप कहेंगे भैया ये वाला तो गलत हो गया, है ना, ये वाला गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जमींदार समर्थक पूर्वाग्रह के विरोध में की गई थी और 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। तो दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रवाद और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रवाद और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन रहेगा शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई है।
है ना, शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में की गई थी इंडियन लीग की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रतिनिधि के बिना कराधान नहीं, यह नारा मुख्य रूप से किस घटना के विरोध में दिया गया था? प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस रूप में या किस दौरान दिया गया था? तो आप कहेंगे 1892 के अधिनियम के तहत परिषदों में जो निर्वाचित बहुमत थे और बजटीय शक्तियों का अभाव के कारण जो है भारतीयों के द्वारा यह नारा दिया गया था, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। यह नारा 1892 के अधिनियम के तहत दिया गया था। 1907 के सूरत विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आप कहेंगे मुख्य असहमति इस बात पर थी कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को देशव्यापी स्तर पर विस्तारित किया जाए या ना किया जाए। तो आप सभी को पता होगा 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की जा रही थी। अब ये स्वदेशी आंदोलन गर्मपंथी और नरमपंथी, याद रखना है, गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों के बीच में ये आपका असहमति हो गई कि स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार को पूरे देश भर में लागू किया जाए, विस्तार किया जाए, एक सीमित क्षेत्र में ही बंगाल तक किया जाए। और इसी आंदोलन, इसी असहमति के तहत सूरत में विभाजन फूट पड़ गई थी। बिल्कुल ठीक कह रहा है। नरमपंथी चाहते थे कि तिलक की अध्यक्षता में नागपुर में अधिवेशन हो, जबकि गर्मपंथी तिलक को अध्यक्षता में वंचित करने के लिए सूरत में अधिवेशन चाहते थे। क्या ये सही है? गलत लिखा है। इसके विपरीत है कि नरमपंथी इसके विस्तार के विरुद्ध थे, क्योंकि उन्हें भय था कि निष्ठावान भारतीय अलग अलग पड़ जाएंगे, कठोर ब्रिटिश दमन भड़क जाएगा। तो ऑप्शन कहेंगे हम यहाँ पर जो है आपका कौन सा सही रहेगा? ए वाला सही रहेगा, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है ना, दूसरा वाला गलत है। गर्मपंथी शुरू में ही चाहते थे कि 1907 का नागपुर में जो है अधिवेशन आयोजित की जाए और तिलक का गढ़ था कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुनाव उनके प्रतिकूल सुनिश्चित हो सके। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मार्लियामेंटो सुधारों के संदर्भ में विचार करना है कौन सा सही है। तो मार्लियामेंटो जो सुधार थे इसके बारे में क्या ऑप्शन सही हो सकता है? इन सुधारों ने पहली बार भारत में विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष चुनावों के सिद्धांत को लागू किया था। आप सभी को पता होगा 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, जिसे मार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है, मार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है। और यहां पर सरकारी सदस्यों को निर्वाचित होने के लिए अनुमति तो दी गई थी, है ना। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरा कहता है इन सुधारों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए, लेकिन आवंटित सीटों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में रखी गई। नहीं, ये तो गलत हो गया। सुधारों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत तो की, ये तो बात ठीक थी, लेकिन उनकी संख्या से अधिक प्रतिनिधित्व भी दिया गया था। जानबूझकर पक्षपात करते हुए मुस्लिम मतदाताओं की आय संबंधी योग्यताओं हिंदुओं की तुलना में कम रखी गई थी, जिससे मुसलमानों को क्या हो सके, इस पर अलग थलग कर सके। तो यहां पर भी आपका केवल पहला ऑप्शन सही रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। अब याद रखना है 1909 का जो मिल्लो मार्टी सुधार अधिनियम है, यहां से आपके निर्वाचन में अलग अलग भूमिकाएं भी देखने को मिलती हैं। इन्होंने सभी के लिए अलग अलग जो है निर्वाचन की पद्धति को अपनाया था, यही से फूट भी पड़ी थी बहुत ज्यादा। द इंडियन सोशलोजिस्ट पत्रिका 1905 में लंदन में स्थापित किस क्रांतिकारी केंद्र से प्रकाशित की गई थी? तो द इंडियन सोशलोजिस्ट पत्रिका 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा ब्रिटेन के राष्ट्रवादी एक छात्रों का केंद्र था लंदन, जहां से जो है प्रस्तावित की गई थी। लेकिन कहां से? तो इंडिया हाउस से प्रकाशित की गई थी। आपका ऑप्शन बी वाला यहां पर करेक्ट रहेगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस से भारतीय राष्ट्रवादी छात्रों के लिए लंदन में एक क्रांतिकारी पत्रिका कौन सी थी? द इंडियन सोशलोजिस्ट को पत्रिका का संपादन किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ 20वीं शताब्दी में, इसके बारे में कौन सा सही है? युगांतर समूह ने पूर्वी बंगाल और असम के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर सरफुल्ला की हत्या का असफल प्रयास किया था। बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। दूसरा कहता है रासबिहारी बोस और सचिन नाथ सान्याल दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय हार्डिंग पर बम हमले के लिए जिम्मेदार थे। ये दोनों ही कथन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। आप कहेंगे सी वाला रहेगा। दोनों ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। इसने लाहौर में चरमपंथी संगठन अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन की स्थापना की और भारत माता पत्रिका प्रकाशित की। कह रहे हैं कि किसके द्वारा लाहौर में चरमपंथी संगठन अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन स्थापना की, भारत माता पत्रिका की प्रकाशित किया था? तो आप कहेंगे अजीत सिंह के द्वारा प्रकाशित जो है किया गया था। भारत माता नामक पत्रिका की बात की अजीत सिंह के द्वारा लाहौर में प्रकाशित किया गया था। पंजीत सिंह पंजाब की आरंभिक उग्रवादी राजनीति के प्रमुख व्यक्ति रहे थे। और अजीत सिंह कौन थे? कौन से? भगत सिंह के चाचा थे। याद रखना है, भगत सिंह के चाचा थे। तो याद रखना है, इन्होंने भारत माता पत्रिका को प्रकाशित किया था।
कुंठारा उद्घोषणा किससे संबंधित है? भाई कुंठारा उद्घोषणा की बात की जा रही है, तो कुंठारा उद्घोषणा बेलूथम्पी विद्रोह से संबंधित है। अब ये बेलूथम्पी विद्रोह कब हुआ था? तो 1808 से लेकर 1809 के बीच में बेलूथम्पी विद्रोह हुआ। कुंठारा उद्घोषणा इसी से संबंधित है। यह विद्रोह कहां पर हुआ था? त्रावणकोर में हुआ था। लॉर्ड वेलेजली के नेतृत्व में अंग्रेजों के द्वारा जो लागू की गई थी सहायक संधि कठोर प्रणाली, इसी के दौरान ये भड़क गए थे और यहीं पर बेलूथम्पी विद्रोह सामने आ गया था। 1859 के नील विद्रोह के बारे में बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? 1859 के नील विद्रोह के बारे में तो यहाँ पर बात की जाए तो इसने बंगाल के नादिया जिले में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में इसका आंदोलन हुआ था, नील विद्रोह। बिल्कुल बात ठीक है। दीनबंधु मित्र का नील दर्पण नाटक किसी आंदोलन के दौरान लिखा गया था। दोनों ही कथन सब छोटे छोटे हैं और बिल्कुल करेक्ट हैं। दोनों ऑप्शन कहेंगे हम यहाँ पर, सी रहेगा 1 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रसिद्ध वुड डिस्पैच, जिसे प्रायः भारत में अंग्रेजी शासन का शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान क्या किया गया था? जारी किया गया था। तो कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था? तो आप कहेंगे लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था। कब किया गया था? तो 1854 में किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश भारत प्रशासन में संदर्भ में हाफ लॉस्ट सिस्टम के शब्द का किस अधिनियम में संदर्भित किया गया था? हाफ लॉस्ट सिस्टम शब्द का किस अधिनियम में प्रयोग किया गया था? आपका ऑप्शन रहेगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के दौरान हाफ लॉस्ट सिस्टम का प्रयोग जो है किया गया था। ठीक है। अब इसमें क्या होता था? ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों के बीच में समझौता किया जाता था, जो कि भारत के नागरिक सैन्य राजस्व मामलों की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस गवर्नर ने ब्रिटिश भारत में जिला स्तर पर कार्यकारी और न्यायिक कार्यों को अलग किया था? एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके द्वारा जिला स्तर पर कार्यकारी और न्यायिक अलग अलग कार्यों को कर दिया गया था। आप कहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय व्यक्ति थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दीवानी अदालत और अपीली अदालत को जो है अलग अलग जो है कर दिया था। सिविल मामलों के लिए सदर दीवानी अदालत को सर्वोच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से रक्त और वर्ण से भारतीय परंतु रुचि बुद्धिमत्ता से अंग्रेज व्यक्तियों के वर्ग को विकसित करने का विचार का समर्थन किया था। इन्होंने कहा था कि रक्त और रंग में तो भारतीय रहे, लेकिन विचार और रुचियों में वह अंग्रेज हो जाए, ऐसा व्यक्ति हमें विकसित करना है। और यह विचार किसके द्वारा लाया गया था? थॉमस मैकाले के द्वारा लाया गया था। क्या रखना है? थॉमस मैकाले के द्वारा लाया गया था। नीचे दिया गया अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? अभिकथन कहता है कि व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रयोग उन रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने के लिए किया जाता था जहां शासक की मृत्यु पुरुष उत्तराधिकारी के बिना हो जाती थी। बिल्कुल बात ठीक कहा जा रहा है। दूसरा कहता है अवध को 1856 में अंग्रेजों के द्वारा कुशासन के आधार पर नियंत्रण में ले लिया गया था। तो आप कहेंगे यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं और इसकी लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, आप सभी को पता होगा कि आपके बहुत सारे रियासतों का विलय किया गया था। अच्छा, कौन सी रियासत का कब विलय किया गया था? एक छोटा सा डेमो से याद कर लेते हैं। सतारा की बात किया है तो 1848 में विलय कर लिया गया। अब संभल की बात किया है, संभलपुर की बात किया तो 1850 में विलय कर लिया गया था। इसी तरह उदयपुर की बात किया है तो उदयपुर को 1852 में विलय कर लिया गया था। झांसी की बात की जाए तो झांसी का 1854 में विलय कर लिया गया था। और इसके पहले नागपुर का विलय हो चुका था। नागपुर की बात किया तो 1853 में विलय कर लिया गया था। ये विलय इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में मिलाने के लिए आ जाते हैं, तो आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। और अवध का विलय 1856 में कुशासन के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हुगली के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सी 2 यूरोपीय शक्तियां शामिल थी? भाई जो हुगली का जो युद्ध हुआ, इसमें 2 शक्तियां शामिल थी। हुगली का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। अंग्रेजों एवं डचों के बीच में हुआ था। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा, अंग्रेज एवं डचों के बीच में जो है आपका हुगली में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में 3 प्रसिद्ध फरमान प्राप्त करने वाला एक अंग्रेजी मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो फर्रुखसियर के दरबार में 1715 में बात की जाए, यहां पर एक अंग्रेजी मिशन का नेतृत्व किया था। किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन कहेंगे जॉन सुरमन के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। किसके? जॉन सुरमन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में विचार करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर नाम आएगा किंग लुई, थोड़ा सा मिस हो गया है। किंग लुई
आप कहेंगे मंत्री कोलबर्ट ने कंपनी की स्थापना की। तो किंग लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट ने कंपनी की स्थापना की थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। बिल्कुल बात ठीक है। कब की थी? 1664 में की गई थी। दूसरा ऑप्शन कहता है कि भारत में फ्रांसीसी व्यापार 20 वर्षों के लिए एक अधिकार मोनोपोली प्रदान जो है किया गया था। तो आप कहेंगे 20 वर्षों के लिए नहीं किया गया था, बल्कि 50 वर्षों के लिए एक अधिकार प्रदान किया गया था हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फ्रांसीसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। तो दूसरा तो गलत हो गया, केवल पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? युद्ध के दौरान ब्रिटिश और मराठा सेनाओं के मध्य में बड़गांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए तो आपका कब हुआ था? 1775 से लेकर 1782 के दौरान हुआ था। और बड़गांव की संधि कब हुई थी? 1779 में की गई थी। यहां पर बड़गांव के मराठा सेनाओं से घिर गई थी। ब्रिटिश बॉम्बे सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश होना पड़ा था। तो कहेंगे सही है। दूसरा है कि सालवाई की संधि ने इस युद्धकालीन शत्रुता को समाप्त कर दिया और 20 वर्षों तक अंग्रेज और मराठों के बीच शांति सुनिश्चित हो गई। सालवाई की संधि की बात किया 1782 में की गई थी और 20 वर्षों के लिए अंग्रेज और मराठाओं के बीच में शांति काल स्थापित यहां पर भी की गई थी। तो दोनों ऑप्शन आपके जब सही हैं तो आपका ऑप्शन रहेगा सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन कब हुआ था? 1905 के संबंध में विचार करें कौन सा सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसे स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। दूसरा है कि नरमपंथियों ने बहिष्कार कार्यक्रम को बंगाल से आगे बढ़ाने का समर्थन किया। इसके पक्ष में सशक्त प्रस्ताव को भी पारित किया था। तो नरमपंथियों ने आंदोलन जो है बंगाल से बाहर प्रस्तार करने का जो है विरोध कर रहे थे। तो आप कहेंगे यहाँ पर दूसरा वाला गलत है, जबकि केवल पहला वाला ही ऑप्शन सही है। नरमपंथी आंदोलन क्या कर रहे थे? बंगाल से आगे बढ़ाने का समर्थन कर रहे थे। और याद रखना है स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया था। कांग्रेस ने तत्काल विभाजन को टाल भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में प्रारंभिक ब्रिटिश खानों के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। भारत में जो प्रारंभिक ब्रिटिश खान हैं, इन खानों के बारे में विचार करना है। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। बिल्कुल बात ठीक कह रही जा रही है, जिसे मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता था। यहां से पूर्व व्यापार करना था और कंपनी ईस्ट इंडिया के नाम से भी इसको जानी गई थी। दूसरा कहता है कि पूर्वी भारत में पहला ब्रिटिश कारखाना 1653 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसकी विकास बाद में फोर्ट विलियम के रूप में की गई थी। क्या ये सही है? तो आप कहेंगे गलत है। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने 1633 में हरिहरपुर और बालासोर में ब्रिटिश कारखाने को स्थापित किया था। आपके 1633 में ही कर लिया था, बल्कि ना कि 1653 में किया था। तो दूसरा वाला गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और जो आपका जो ब्रिटिश कारखाना फोर्ट विलियम वाले की बात की जा रही है तो 1690 की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गंडमक की संधि 1879 में संदर्भ में विचार करें कौन सा सही है। जो गंडमक की संधि की गई थी 1879 में, इसके बारे में कौन सा सही है? अफगानिस्तान के मीर को अपनी विदेश नीति भारत सरकार के परामर्श से संचालित करनी थी। बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। दूसरा है ब्रिटिशों को काबुल में एक स्थायी रेजिमेंट रखने की अनुमति भी प्रदान की गई थी। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो गंडमक की संधि भारत और अफगानिस्तान के बीच में की गई थी। यह संधि जो है ब्रिटिश और शेर अली के पुत्र याकूब खान के बीच में की गई थी, जिसमें शेर अली ब्रिटिश आक्रमण के कारण भाग भी गया था। हालांकि याद रखना है यहां पर जो है अफगानिस्तान को ब्रिटिश की नीतियों को मानना पड़ा था। तो यहां पर भी आपके दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में विचार करें कौन सा सही है। महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में राजस्व अभिलेखों में महल शब्द का प्रयोग एक वित्तीय इकाई को दर्शाने के लिए की जाता था। किसकी बात कर रही है? कि राजस्व जो अभिलेख थे, राजस्व अभिलेखों में महल शब्द का प्रयोग वित्तीय इकाई को दर्शाने के लिए किया जाता था। बिल्कुल ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति केवल एक ही गांव पर अधिकार रख सकता था। नहीं, ये गलत लिखा है। एक व्यक्ति कई गांवों पर अधिकार रखने के लिए भी जो जाना जाता था, कई गांवों पर जो है कब्जा पूरी तरह से कर लेता था। तो दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसने अफगानिस्तान के प्रति कुशल आक्रमणता की नीति शुरू की थी। कुशल आक्रमणता की नीति किसके द्वारा शुरू की गई? लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा शुरू की गई थी। 1864 से 69 के समय में आप कहेंगे लॉर्ड लॉरेंस ने कुशल आक्रमणता की नीति को लागू किया था। अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है बात की जा रही है। अभिकथन कहता है कि मैसूर युद्धों ने
स्थानीय शक्तियों की बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षाओं और फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन के रणनीतिक महत्व को प्रतिबिंबित किया हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। कारण कहता है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान पहले भारतीय शासक में से थे जो यूरोपीय शैली के प्रशिक्षण और हथियारों के माध्यम से अपनी सेना का आधुनिकीकरण जो है कर रहे थे। फ्रांसीसियों से मिलकर ये जो क्या कर रहे थे, अपनी सेना को यूरोपीय शैली से जो है निर्माण कर रहे थे। तो ऑप्शन दोनों सही है, ए वाला रहेगा, ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही की जा रही है। महात्मा गांधी ने गंगाधर राव देशपांडे को लिखा, केवल मृत्यु हुई मुझे बेलगाम जाने से रोक सकती है। यह उन्होंने बात जो है किस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने आशय के संदर्भ में कही थी। महात्मा गांधी के द्वारा गंगाधर राव देशपांडे को लिखा गया था, केवल मृत्यु हुई मुझे बेलगांव जाने से रोक सकती है। यह बात किस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कही गई थी? आप कहेंगे होम रूल लीग का अधिवेशन 1916 में जो हुआ था उस आंदोलन के दौरान कही गई थी। उस दौरान जो है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट एक साथ मंच पर थे और उसी में बेलगाम में महात्मा गांधी ने लोगों में शहर में जो है भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिसंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के संदर्भ पर कौन सा कथन सही है? तो दिसंबर 1920 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बात की जाए अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के द्वारा असहयोग कार्यक्रम का औपचारिक रूप से समर्थन किया गया था। बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कहता है इसमें कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए 15 सदस्यों वाली एक कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का भी गठन किया गया था। तो 1920 में नागपुर का अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन कहेंगे सी रहेगा। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। रोलेट सत्याग्रह के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? रोलेट सत्याग्रह के बारे में, रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। तर्क दिया गया कि अलग अलग राजनीतिक अपराधों के लिए सभी सजा मिलनी चाहिए। क्या यही बात सही थी? आप कहेंगे नहीं, ये बात बिल्कुल गलत थी, ऐसा उसमें कोई नहीं था। ध्यान रखना है, क्योंकि रोलेट एक्ट काला कानून कहा गया था, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक कैदियों को अलग अलग सजा मिलनी थी, ऐसा नहीं था, बल्कि यहाँ पर अन्याय की चिंता पर प्रकाश डाला गया था। सामूहिक दंड एवं अन्याय के बारे में यहाँ पर जो है बातें सामने आई थी। गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया जिसमें होम रूल लीग के युवा सदस्यों को शामिल किया, लेकिन पैन इस्लामिस्ट से दूरी बना, नहीं ये भी गलत है। तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है ना, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि गांधी जी ने तो दोनों को मिलाने के लिए बात की थी, ना कि अलग करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बात की जाए तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन की तुलना शवनवज्ञा आंदोलन के दौरान मुस्लिमों की भागीदारी काफी अधिक रही। काफी अधिक नहीं रही थी, काफी कम रही थी, बड़े पैमाने पर संकेतक रूप में देखने को मिलती है, क्या रखना है, तो गलत हो गया। पर दूसरा कहता है कि शवनवज्ञा आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या असहयोग आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या से आधी थी। आधी नहीं थी बल्कि ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। तो आप कहेंगे ये भी गलत है। ऑप्शन कौन सा सही है? ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत है, याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? खेड़ा सत्याग्रह के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बात की जा रही है? राजस्व संहिता के अनुसार यदि कृषि उपज सामान्य उपज की 1/3 से कम हो तो किसान कर में छूट के हकदार थे। अरे ऐसा तो था ही नहीं, छूट मिल सके इसीलिए तो यही खेड़ा सत्याग्रह किया गया था, तो ये तो गलत हो गया। अंततः ब्रिटिश सरकार संबंधित वर्ष के लिए कर को माफ करने और जब्त की गई संपत्ति को वापस करने पर सहमत होती। हाँ, जब खेड़ा सत्याग्रह जो गांधी जी और आपके इसके द्वारा आप कहेंगे वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जब किया गया तो यहां पर ब्रिटिश सरकार ने माना कि कर को माफ किया जाए और जब्त की गई संपत्ति को वापस किया जाए। केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत था। राजस्व की यहां पर की जा रही है, पता नहीं क्या शब्द लिखा हुआ है भाई, क्या समझू राजस्व की, एक मिनट रुकिए, चलो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नहीं तो पता लगे गलती हो जाए, चलो छोड़ते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसके बारे में कहा जा रहा है? व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बात की जाए कि इस आंदोलन ने अंततः दिल्ली चलो का रूप ले लिया था। बिल्कुल बात ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह ने दिल्ली चलो का रूप ले लिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इस सत्याग्रह का प्रस्ताव करने वाले दूसरे व्यक्ति थे। बिल्कुल बात ठीक है, दूसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। पहले व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे थे, रखना है, पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। ये क्वेश्चन आता है कई बार, नहीं कभी कभी आप फंस जाते हो। विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे, दूसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपका ऑप्शन कहेंगे दोनों सही है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उलगुलान आंदोलन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है?
कौन सा आंदोलन है? उलगुलान आंदोलन है। यह छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। बिल्कुल बात ठीक है। इस प्रतिक्रिया में ब्रिटिशों ने 1903 का टेंसी एक्ट पारित किया, जिसके लिए खुदकट्टी प्रणाली को मान्यता दी गई। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि छोटे नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन हुआ था और इसी प्रतिक्रिया में आपके 1903 का टेंसी एक्ट पारित किया गया था और खुदकट्टी को यहाँ पर जो है क्या किया गया था? मान्यता प्रदान कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है प्रस्तावित की थी, किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? आप कहेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी को जो है आपका स्थापित किया गया था। क्या कहा गया था? हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, इस पर नियंत्रण को बनाए रखना, ये आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली थे, इनके द्वारा ही ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, उनमें सबसे पहले से लेकर आखिरी बात तक कौन सी घटना की गई है, इसके बारे में बात की गई। सरला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री मंडल की पहली बैठक बुलाई थी। तो क्या कही जा रही है? सरला देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में पहली बैठक बुलाई थी। कब बुलाई थी? 1910 में बुलाई थी। भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद का गठन किया गया। भारत में महिला राष्ट्रीय परिषद का गठन कब किया गया था? आप कहेंगे 1925 में किया गया था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना मार्गरेट कंजिंस ने की। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना मार्गरेट जो है आपकी कंजिंस ने की थी। कब की थी? 1927 में की थी, रखना है ना। अंतिम में कहता है कि रमाबाई रनाडे ने भारत महिला परिषद की स्थापना की। रमाबाई रनाडे के द्वारा महिला परिषद की स्थापना 1904 में की गई, राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के लिए बॉम्बे में। तो ऑप्शन कहेंगे आपका चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। बाकी डेट लिख दिए, याद कर लो, कभी कभी मिलाने के लिए आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, सूची 1 में विद्रोह है, सूची 2 में काल है, कौन सा विद्रोह किस काल से संबंधित है? जैसे बाघरा विद्रोह की बात किया 1818 से 1820 के समय में हुआ। अहोम विद्रोह की बात किया तो 1828 में हुआ। पाइका विद्रोह की बात की जाए 1817 में हुआ। कच्छ विद्रोह 1816 से 1832 में हुआ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर मिले हुए हैं। जब कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के मुगल दरबार में पहुंचे तो इंग्लैंड का शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? जब विलियम हॉकिंस जो थे जहांगीर के दरबार में पहुंचे तो इंग्लैंड का उस समय शासक कौन सा था? किंग जेम्स प्रथम था। कौन सा था? किंग जेम्स प्रथम था। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे अभिकथन और कारण है, इनमें से अभिकथन कारण कौन सा सही है? अभिकथन कहता है कि अहोम शासक ने माऊ मारिया विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश की सहायता मांगी थी। क्या ये सही है? तो आपका ऑप्शन रहेगा जो अहोम शासक थे, जो माओ मारिया जो विद्रोह हुआ था यहां पर जो है असम में अहोम शासकों के लिए किसानों ने, निम्न जाति किसान थे, इन्होंने जो है ब्रिटिशों से सहायता मांगी थी। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि अहोम साम्राज्य माओ मारिया विद्रोह का सामना नहीं कर सका और अंततः आगे झुक गया था। तो ऑप्शन कहेंगे हम कारण वाला गलत है, केवल आपका डी ऑप्शन सही रहेगा, ए सही है, किंतु आर ऑप्शन यहां पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में संधि है, सूची 2 में युद्ध है, कौन सा संधि से कौन सा युद्ध सामने आता है? मद्रास की जो संधि हुई थी वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कब किया था? तो आप कहेंगे 1769 में हुआ था। यान्डबू की जो संधि हुई थी, यान्डबू की संधि 1826 में की गई थी। यान्डबू की संधि में प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध जो है समाप्त हुआ था। ठीक बात है। गंडमक की संधि की बात की जाए, गंडमक की संधि 1879 में की गई थी और इससे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध सामने आया था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध सामने आया था, इससे मिला देंगे। सालवाई की संधि की अगर बात की जाए, सालवाई की संधि 1782 में की गई थी और इससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था, याद रखना है। तो इस तरीके से आप डेट और कौन से युद्ध के संधि समाप्त हुआ इसको याद कर लीजिएगा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों की मुख्य भूमिका क्या थी? जो आपके परमानेंट सेटलमेंट था, इसमें जमींदारों की मुख्य भूमिका क्या थी? तो ब्रिटिश सरकार की ओर से भू राजस्व को संग्रहण करना इनका सबसे प्रमुख कार्य था। नेक्स्ट आता है कि 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में बंगाल की कृषि संरचना में अधियार शब्द का क्या प्रयोग किया जाता था? अधियार शब्द का तात्पर्य क्या था? खेती करने वाली तथा उपज का एक हिस्सा जमींदार के साथ साझा करने वाले को बटाईदार कहते थे, जिसे अधियार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया है, निम्नलिखित में से संताल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, ये दोनों ही आपके जो है 1855-56 में जो आपका संताल विद्रोह हुआ था, ये दोनों व्यक्ति जो है संताल विद्रोह के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। संताल विद्रोह वर्तमान में झारखंड क्षेत्र में हुआ था, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दक्कन के दंगे किस वर्ष में हुए थे। भाई दक्कन के दंगे की बात किया तो वर्तमान पूना में हुए थे, अहमदनगर जिले में, और 1875 में किए गए थे, 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरुआत बॉम्बे दक्कन क्षेत्र में की गई थी, बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का बंदोबस्त सीधे रैयत के साथ किया जाता था। तो आप कहेंगे जो व्यक्तिगत किसान थे वो सबका भू राजस्व सीधा बंदोबस्त शामिल होता था, और जो आपका रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है, याद रखना है, मद्रास प्रेसिडेंटी और बॉम्बे के दक्कन के थॉमस मुनरो के द्वारा और उनके सहयोगी अधिकारियों के मिलकर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुभारंभ किया था, तो यह प्रारंभ किया था। तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। एक तरफ व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ गतिविधि है, कौन सा व्यक्ति किस गतिविधि क्षेत्र से संबंधित है। जैसे यहाँ पर बात की जाए रानी लक्ष्मीबाई की बात किया तो झांसी से संबंधित थी, नाना साहब कानपुर संबंधित थे, कुंवर सिंह आरा से संबंधित थे, और ब्रिजेश कदर अवध क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, और ये ऑप्शन सही है, और ये सब आपके 1857 के विद्रोह से संबंधित रहे हैं। अवध पर सहायक संधि किस वर्ष थोपी गई थी। अवध पर जो सहायक संधि है, कुशासन के आरोप में सहायक संधि कब थोपी गई थी। नहीं, कुशासन के आरोप में तो 1856 में। सहायक संधि कब थोपी गई थी, तो 1801 में सहायक संधि को थोपा गया था। इसके बाद कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया था, याद रखना है। ठीक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के अनुसार महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी। जो बाल विवाह अधिनियम 1929 में आया था, इसके द्वारा शारदा अधिनियम के नाम से जिसे जाना जाता है, यहाँ पर बालिकाओं की जो विवाह की आयु थी महिलाओं की, यहाँ पर 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। याद रखना है 1929 के अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन मुहिम में गिरेगी किस रूप में वर्णन किया है। एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुहिम में गिरेगी, ये कथन किसके द्वारा किए गए हैं। आप कहेंगे अवध राज्य के लिए यह कथन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कहे गए थे, और लॉर्ड डलहौजी ने ही 1856 में कुशासन के आरोप में अवध का विलय कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सहायक संधि के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है। कौन सा सहायक संधि के बारे में। सहायक संधि की योजना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बनाई गई थी, क्या सही है। आप कहेंगे गलत है, क्यों। क्योंकि वेले जली की थी। सहायक संधि की जो योजना है वो वेले जली की योजना थी, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की थी। सहायक संधि के तहत ब्रिटिश अपनी सेनाएं सहयोगी शासक के राज्य क्षेत्र में तैनात करता था, बिल्कुल बात ठीक है। तो केवल दूसरा सही है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था जो मैंने आपको बता दिया है। भारत में अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास किस वर्ष किया गया था। अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास 1872 में किया गया था। किसके समय में किया गया था, लॉर्ड मेयो के समय में किया गया था। याद रखना है लॉर्ड मेयो के समय में प्रयास किया गया था, प्रयास करने की बात की गई है। अगर बात किया जाए कि 1881 का समय आता है तो भारत में नियमित रूप से जनगणना की गई थी रिपन के काल में। इसमें नियमित रूप से रिपन के काल में 1881 में की गई, जबकि पहला प्रयास लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में किया गया था। किस वायसराय ने 1864 में अपनी परिषद को आधिकारिक रूप में शिमला स्थानांतरित किया, जिसमें ग्रीष्म ऋतु के दौरान सरकार को पर्वतीय स्थल पर स्थानांतरित करने की परंपरा स्थापित हो गई थी। तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के द्वारा जो है अपनी परिषद को आधिकारिक रूप से शिमला स्थानांतरित किया था गर्मियों के समय में, क्योंकि उनको गर्मी ज्यादा लगती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह दांडी मार्च प्रारंभ किया तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे। जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो आप कहेंगे लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन के समय में भारत में नमक सत्याग्रह दांडी मार्च का प्रारंभ जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसने ए बंच ऑफ बोल्ड लेटर्स नामक पत्रों का संग्रह किया है। किसके द्वारा ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नामक पत्रों का संग्रह किया गया है। ऑप्शन रहेगा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया है। किसने, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, कौन सी घटना कब घटित हुई। जैसे रूलेट सत्याग्रह की बात की जाए तो 1919 घटना से संबंधित है। असहयोग आंदोलन की अगर बात की जाए, असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 से संबंधित है। बारदौली सत्याग्रह की अगर हम बात की जाए तो आपके 1928 से संबंधित है, और गांधी समझौता जो है 1931 से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ए, 2, 3 और 4 ऑप्शन यहाँ पर एक से इक्यावन से करेक्ट है। कौन बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है। तो एशियाटिक बंगाल में सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यहाँ पर विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कॉलब्रुक, नथानियल हॉलहेड, आप कहेंगे डी रहेगा। तीनों ही व्यक्ति आपके जो है संबंधित हैं। विलियम जोन्स के द्वारा इसके संस्थापक थे, बाकी इनके जो है आपके सहयोगी के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, ब्रिटिश भारत में प्रारंभिक शिक्षा नीतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। प्रारंभिक शिक्षा नीतियों के बारे में प्रशासन के लिए उपयोगी
प्राचीन संस्कृत भाषा ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 1791 में बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही है। अरबी, फारसी, इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। बिल्कुल बात ठीक है। तो आप कहेंगे 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की, 1791 में जोनाथन डंकन ने संस्कृत में महाविद्यालय की स्थापना की। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ क्षेत्रीय राज्य है और एक तरफ संस्थापक है, इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है? जैसे हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद के संस्थापक किलिच खान थे, सही है। अवध की स्थापना सादत खान ने की थी, सही है। और बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खान के द्वारा की गई, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसने 19वीं शताब्दी के भारत में विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में सामाजिक सुधारक के रूप में कार्य किया है। तो आप कहेंगे ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, वीरेशलिंगम पंतुलु, इन तीनों ही व्यक्तियों के द्वारा 19वीं शताब्दी में भारत में विधवा पुनर्विवाह के लिए सामाजिक सुधार पर कार्य किया है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। किसने स्त्री और पुरुष की तुलना पुस्तक लिखी? 19वीं सदी में पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक असमानता की आलोचना करता है। आप कहेंगे ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई थी। महिला और पुरुषों के बीच इन्होंने तुलना की है। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना के नाम से ही पुस्तक की रचना की है। वर्ष 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना पहले तो कब की गई? तो 1906 में की गई। कहां पर की गई? तो ढाका में की गई थी। और यहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में मुस्लिम जमींदार और नवाब के एक समूह के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, इनमें से कौन सी घटना का कालक्रम सही है? जैसे बात की जाए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है आपका 1878 में आया था। हंटर कमीशन की बात की जाए, हंटर कमीशन आपका कब आया था? अच्छा, इल्बर्ट बिल विवाद की अगर पहले बात की जाए तो आप कहेंगे इल्बर्ट बिल विवाद जो है आपके 1883 में आया था। और आपका अगर बात की जाए यहाँ पर हंटर कमीशन 1882 से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका रहेगा 2, 1, 3, ये आपका ऑप्शन सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट नियम 1878, हंटर कमीशन कोड 1882, इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 18वीं शताब्दी के दौरान भारत के शहरी केंद्रों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 18वीं शताब्दी में भारत के शहरी केंद्रों के बारे में कौन सा सही है? सूरत, मछलीपट्टनम, ढाका जैसे वाणिज्यिक केंद्र 18वीं शताब्दी के मध्य में पतन की ओर अग्रसर हो गए थे। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा कहता है कि प्लास्टिक युद्ध के बाद मद्रास, कलकत्ता और बंबई जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किए गए थे। ये भी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। सी वाला यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी की भारत में प्रारंभिक गतिविधियों के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? महात्मा गांधी की प्रारंभिक गतिविधियों के बारे में विचार करना है, कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पर विचार की जाए, महात्मा गांधी की भारत में पहली मुख्य सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। तो आप सभी को पता होगा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर थी, ना कि लखनऊ कांग्रेस पर थी। तो पहला वाला क्या हो गया? गलत हो गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान बिहार के चंपारण में किसान में गांधी जी संपर्क किया था। तो आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका गांधी जी ने चंपारण में किसान आंदोलन जब दिसंबर 16 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान किया था, ना कि बनारस हिंदू दौरान किया था। तो ना तो पहला सही है, ना ही दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया, यह कथन निम्नलिखित में से किसने लिखा है? असहयोग आंदोलन भारत और गांधी जी के जीवन में युग का नाम बन गया, यह कथन लुई फिशर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 19वीं शताब्दी के भारत में निम्नलिखित जातियों में सामाजिक सुधार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना हरिहर दास ठाकुर के द्वारा की गई थी। तो सतनामी आंदोलन की स्थापना हरिहर दास ठाकुर ने नहीं की थी, बल्कि गुरु घासीदास के द्वारा की गई थी। किसने? गुरु घासीदास के द्वारा जो है की गई थी। तो पहला गलत हो गया। केरल के नारायण गुरु ने मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर विचारधारा को प्रतिपादित किया है। बिल्कुल बात ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन तो कहेंगे हम बिल्कुल सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत था। यहाँ पर हमने 75 क्वेश्चनों को अभी तक कर लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। आई थिंक आप लोगों को एक पूरा सेशन पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए 76 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की? भाई आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे एवी रामास्वामी के द्वारा की गई थी। एक बार एवी रामास्वामी नायकर के द्वारा दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मराठी समाचार पत्र केसरी, जो ब्रिटिश शासन की नीतियों का प्रमुख आलोचक था,
किसका संपादन के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा संपादन किया गया था? तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी नाम से पत्रिका का संपादन किया हुआ था। किस वकील ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? ऐसे कौन से वकील थे? तो आप कहेंगे यहाँ पर मोतीलाल नेहरू थे, सी राजगोपालाचारी थे और CR ठादास थे। मतलब कि चित्ररंजन दास, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, आसफ अली जैसे व्यक्तियों ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत जो है छोड़ दी थी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो ब्रिटिश भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता थी यह किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। ये याद रखना है, 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, 1935 में प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में द्वैध शासन ठोक दिया गया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको थोड़ा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत पर ब्रिटिश विजय से संबंधित युद्धों का सही कालक्रम क्या है? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, बक्सर का युद्ध 1700 आप कहेंगे 64 में हुआ, बांडीवास का युद्ध की बात करें 1760 में हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1799 में की गई। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा 1, 3, 2, 4 ऑप्शन सही है। जितनी भी टेस्ट हमारी पीडीएफ आपको चाहिए है, टेस्ट को हम लगा रहे हैं, ये सभी पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाती है यूपीएससी नेट पर। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है ऐप की, वहां से जो है आप लिंक से डाउनलोड करके ऐप को, और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ऐप को लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद टेस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे और सभी पीडीएफ आप विद सॉल्यूशन के डाउनलोड कर पाओगे। और प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हो, चाहे वो दृष्टि की हो, देह की हो, है ना, संस्कृति की हो, जीएस वर्ड की, सभी पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंबई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? तो किस एक्ट में बंबई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कर दिया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। किस चार्टर एक्ट ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो कंपनी ने चीन और चाय के साथ व्यापार बना रहा, बाकी चार्टर एक्ट 1813 में चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए थे। और 1833 का चार्टर एक्ट आता है, ये चीन और चाय के व्यापार को भी समाप्त यहां पर कर दिया गया था। तो याद रखना है, दोनों ऑप्शन आपको यहां से इंपोर्टेंट है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करने वाली पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के प्रभाव से संबंधित है, RC दत्त के द्वारा लिखी गई है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का विकास मुख्यतः किन ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा किया गया? तो ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था का विकास किन ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा किया गया? ऑप्शन रहेगा थॉमस मनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में कौन सा करेक्ट है? आरक्षित विषयों का प्रशासन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा, अरे गलत लिखा है। गवर्नर जनरल को 8 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद द्वारा सहायता दी जानी थी, जिसमें से 3 भारतीयों का होना चाहिए था। बिल्कुल बात ठीक कहा गया है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो जिन्ना ने संयुक्त अंतरिम सरकार के ब्रिटिश प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया हुआ था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस तो पता होगा ना कब मनाया जाता है? कोई बता सकता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कब की गई थी? कमेंट करके मुझे बताओ, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई थी, जो कि पहला सही है। दूसरा कहता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। तो भाई गलत है, 3 जून को नहीं की गई थी, बल्कि 16 अगस्त 1946 को की गई थी। कब की गई थी? 16 अगस्त 1946 को की गई थी। तो आपका ऑप्शन केवल पहला सही रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के परिणाम थे? भाई स्वदेशी आंदोलन के परिणाम क्या थे? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्वदेशी आंदोलन परिणाम था, आपके राष्ट्रीय उद्योग परिणाम था, नेशनल कॉलेज कलकत्ता परिणाम था, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी स्थापना स्वदेशी आंदोलन परिणाम नहीं था। तो 1, 3, 4 स्वदेशी आंदोलन के 1905 से संबंधित परिणाम रहे हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित नेताओं में से किसने यह घोषणा की, राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र का जीवन प्राण है? तो यह घोषणा किसके द्वारा की गई थी? अरविंदो घोष के द्वारा की गई थी। राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र का जीवन प्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस समाचार पत्र ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन किया? तो आप कहेंगे संध्या नाम से समाचार पत्र था, और यह जो है समाचार पत्र ने, और काल नाम से समाचार पत्र ने, और युगांतर नामक समाचार पत्र ने, तीनों ही समाचार पत्रों के द्वारा भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया था। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है?
इस अधिनियम ने प्रांतों में पूर्णतः उत्तरदायी शासन की शुरुआत की। भाई पूर्णतः उत्तरदायी शासन की शुरुआत नहीं की, बल्कि प्रांतों में 1919 में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी थी। कौन से? द्वैध शासन की शुरुआत की, तो पहला गलत हो गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में विभाजित किया था। तो 1919 में नहीं किया था, बल्कि 1935 में केंद्र में आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में विभाजित किया था। तो दूसरा वाला भी गलत है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, आप कहेंगे दोनों ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे विचार किया जाए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई, करेक्ट है। तेभागा आंदोलन की बात करें तो 1946 से 1947 तक हुआ था, तो ये गलत हो गया। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 में हुआ, ये भी सही है। तो पहला तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में, उसने भारत में पुर्तगालियों के गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का स्थान लिया, सही है। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर का रणनीतिक नियंत्रण सुनिश्चित किया था, ये भी करेक्ट है। तो आपका सी ऑप्शन आएगा। दोनों ऑप्शन आपके अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क के बारे में करेक्ट है। सूची 1 में आपके विद्रोह हैं, सूची 2 में कब हुआ इसके बारे में बात की गई है। जैसे पहाड़िया विद्रोह 1778 में हुआ, चुवार विद्रोह 1795 से 1816 के बीच में हुआ, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ, कोल विद्रोह 1831 में हुआ। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित आर्य समाज आंदोलन की प्रकृति निम्नलिखित में से सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आर्य समाज आंदोलन की स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो स्थापित किया था, इसमें कौन सा वर्णन बिल्कुल करेक्ट किया गया है। स्वरूप में पुनरुत्थानवादी था, लेकिन विषय वस्तु में यह सुधारवादी था। सी ऑप्शन करेक्ट है। किसने भारत में फराजी आंदोलन की शुरुआत की। तो भारत में फराजी आंदोलन की शुरुआत की बात किया है, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन औपनिवेशिक भारत में इलवर्ट बिल विवाद का सबसे अच्छा वर्णन करता है। औपनिवेशिक भारत में इलवर्ट बिल विवाद से संबंधित सबसे अच्छा वर्णन किसका है। तो इसने औपनिवेशिक न्यायिक प्रणाली में नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया था। इलवर्ट बिल विवाद, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इलवर्ट बिल विवाद आपके 1883 में आप कहेंगे संबंधित है, 1883 में आया था। 1911 में बंगाल विभाजन के निरस्तीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जब 1911 में बंगाल का विभाजन का जो है निरस्त कर दिया गया, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस निरस्तीकरण का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में के दौरान किया गया था, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कहता है, निरस्तीकरण के पश्चात बिहार उड़ीसा का बंगाल विलय कर दिया, गलत है। विभाजन के निरस्तीकरण के उपरांत राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी, करेक्ट है। तो पहला तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत रक्षा अधिनियम 1915 के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो भारत में रक्षा अधिनियम 1915 के बारे में, इस अधिनियम केवल प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के तहत प्रांतों पर लागू था। ब्रिटिश बलूचिस्तान और संथाल परगना जैसे सीमावर्ती क्षेत्र बाहर थे, नहीं, गलत लिखा है। इस अधिनियम ने अधिकारियों को दुश्मन की सहायता करने के संदेह व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया। यहां तक कि कुछ मामले में मृत्युदंड भी निर्धारित किया गया था, बिल्कुल ठीक है। ना अपील, ना दलील, ना वकील वाला सिस्टम था, केवल दूसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित क्रांतिकारी एवं षड्यंत्र से संबंधित घटनाओं पर विचार करें, एक कालक्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका अलीपुर षड्यंत्र केस की बात की जाए तो आपके 1908 से संबंधित है। मेरठ षड्यंत्र केस की अगर बात की जाए तो मेरठ षड्यंत्र केस कब से संबंधित है, आप कहेंगे 1929 से संबंधित है। चापेकर बंधुओं ने कमिश्नर रैंड की हत्या की बात की जाए तो 1897 से संबंधित है। और कानपुर में बोल्शेविक षड्यंत्र की बात की जाए तो आपके कानपुर में बोल्शेविक षड्यंत्र 1924 से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, हालांकि डेटेड लिख दी है, इनको याद कर लीजिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन लगा रहे हैं कि वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ, इसके बारे में कौन सा करेक्ट है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसी मजूमदार के द्वारा की गई थी, बिल्कुल ठीक है। यह अधिवेशन लगभग एक दशक बाद नरम पंथियों और गर्म पंथियों का पुनर्मिलन का प्रतीक था, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन में ही आपके गर्म दल और आपके ठंडे दल दोनों ही जो है मिल गए थे। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन पे कहेंगे हम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1920 के दशक के दौरान वामपंथी राष्ट्रवादियों की निम्नलिखित में से कौन सी मांगे और विचार थे। तो 1920 के दशक में क्या कहा जा रहा है कि वामपंथी और की मांगे और विचार क्या थे। तो विचार की जाए, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति करना, औपनिवेशिक विरोध और सामाजिक न्याय का समन्वय करना, स्वराज्यवादियों और अपरिवर्तनवादियों दोनों की आलोचना की यहाँ पर व्यवस्था करना। तो आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1930 के धरासन नामक
कौन सा है? धरासन नामक सत्याग्रह के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? तो 1930 के धरासन नामक सत्याग्रह के बारे में ऑप्शन कौन सा सही है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया जाना था, लेकिन सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में किया गया। गांधी जी स्वस्थ चुनौतियों का सामना कर रहे थे। तो धरासन सत्याग्रह महात्मा गांधी को करना था, हालांकि इसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था, क्योंकि महात्मा गांधी 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिए गए थे, ना कि स्वास्थ्य से संबंधित थे। चवनयवज्ञ आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह की श्रृंखला अंतिम थी, तो आपका ऑप्शन ये गलत है। इसके बजाय बड़ाला, बॉम्बे, सन्निकट्टा कर्नाटक, उड़ीसा जैसे आंध्र प्रदेश क्षेत्र में भी हुआ था। तो ना तो पहला सही है, ना ही दूसरा सही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऐतिहासिक योगदान के संबंध में कौन सा कथन सही है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आपके ऐतिहासिक योगदान, 1936 में दलित वर्गों के औद्योगिक श्रमिकों के हितों में प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्गों के अधिकारों और समस्याओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए समाचार पत्र बहिष्कृत भारत शुभारंभ किया, करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन आपके डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में करेक्ट है, और दोनों ही ऑप्शन इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस समाचार पत्र प्रकाशन ने जलियांवाला बाग की घटना के बाद जनरल डायर के समर्थन में सामूहिक निधि शुरू की थी? तो आप कहेंगे द मॉर्निंग पोस्ट के साथ शुरुआत की गई थी। द मॉर्निंग पोस्ट के साथ शुरुआत की गई थी। यहाँ पर आता है सूरसेन के संबंध में। सूरसेन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सूरसेन के बारे में, उन्होंने असहयोगी आंदोलन में भाग लिया था, बिल्कुल सही है। कुछ क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्हें कभी कैद नहीं किया गया, भाई कैद किया गया था, ये तो गलत लिखा है। उन्होंने 1930 में बंगाल में चटगांव शस्त्रागार पर छापे नेतृत्व किया था, करेक्ट है। तो पहला तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन सूरसेन के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बारदौली सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने क्या भूमिका निभाई थी? जब बारदौली सत्याग्रह हुआ तो आपके 1928 में महात्मा गांधी ने क्या भूमिका निभाई थी? तो 1928 में बारदौली का दौरा किया, जो इस कारण का समर्थन करने के लिए एक प्रतीकात्मक कदम था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के समय महासचिव के रूप में किसने कार्य किया था? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई, इसके महासचिव कौन थे? आप कही जा रही है एन जी रंगा थे। कौन थे? एन जी रंगा थे। किस शासक ने रणजीत सिंह को लाहौर में गवर्नर नियुक्त किया था? तो आप कहेंगे जमान शाह। जमान शाह के द्वारा रणजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर नियुक्त जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां पर अगर की जाए, नई तालीम क्या है? नई तालीम के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नई तालीम के बारे में, तो नई तालीम की शुरुआत अक्टूबर 1937 में बरदा में जाकिर हुसैन समिति के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। नई तालीम का मुख्य विचार था गतिविधि के माध्यम से सीखना। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाला रहेगा, दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। निम्नलिखित में से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बीपीए 1878 का प्रकाशन का प्रावधान की विशेषता कौन सी थी? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में जो आया था, उसमें एक प्रावधान था, जिला मजिस्ट्रेट प्रशासकों की जमानत राशि जब्त कर सकते थे। ये सबसे पावरफुल इसमें प्रावधान जो है रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं था। प्रत्यक्ष प्रभाव कौन सा नहीं था? तो भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत ही प्रभाव था। राज्य विलय नीति का अंत किया गया, ये भी प्रभाव था। जातिगत भेदभाव का गहरा होना, ये भी प्रभाव था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ये 1857 से संबंधित नहीं था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख व्यक्तित्व वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में पहले बेंच में शामिल नहीं थे? कौन शामिल नहीं थे? केटी तिलंग शामिल थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी शामिल थे, एओ ह्यूम भी शामिल थे, जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं थे, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी दूसरे सम्मेलन में शामिल थे। आपके याद रखेंगे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे और ये उसमें शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर जॉन लीली के वर्ष 1857 के विद्रोह में उपयुक्त वर्णन करता है? तो यहां पर स्वार्थी सिपाही विद्रोह के रूप में इन्होंने जो है वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्यक्ति आता है, भूमिका आता है, कौन सा व्यक्ति किस भूमिका से संबंधित है? जैसे बात किया है, बहादुर शाह दिल्ली में नाम मात्र के सम्राट थे। जनरल बख्त खां दिल्ली में सैन्य कमांडर थे। हेनरी लॉरेंस ब्रिटिश में लखनऊ में ब्रिटिश निवासी थे, और नाना साहेब कानपुर में पेशवा घोषित किए गए थे। तो ऑप्शन ए रहेगा, सभी ऑप्शन आपके एक दूसरे से सही मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पूना पैक्ट कौन सा है? पूना पैक्ट के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? पूना पैक्ट के बारे में 24 सितंबर 1932 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, बिल्कुल बात ठीक है। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें 148 से घटाकर 71 कर दी गई थी। अरे भाई गलत लिखा है, 17 से बढ़ाकर आपकी 841 कर दी गई थी। तो आपका ऑप्शन जो है दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, सबसे पहले से शुरू करते हुए एक कालक्रम में व्यवस्थित करना है। पाइका विद्रोह कब हुआ? तो 1817 में,
पाइका विद्रोह आपको देखने को मिलता है। रामोशी विद्रोह की बात किया तो 1822 से लेके 1826 में हुआ था। गड़करी विद्रोह की बात की जाए तो 1844 में हुआ। विशाखापत्तनम विद्रोह की बात किया 1827 से लेकर 1830 तक रहा है। तो ये अलग अलग समय पे अलग अलग विद्रोह हुए हैं। आप इनको डेट वाइज याद कर लो, कभी कभी मिलाने को आते हैं इस तरीके से, सूची 1 और सूची 2 इस तरीके से मिलाने आ जाते हैं। चलिए, एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ वर्ष है। कौन से युद्ध किस वर्ष हुआ है? जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात किया है 1767 से 1769 के बीच में हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए 1803 से 1805 में हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात किया है 1817 से 1819 के बीच में हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात किया तो 1845 से 46 के बीच में हुआ। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगस्त प्रस्ताव के संबंध पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? अगस्त प्रस्ताव के बारे में लॉर्ड बेवेल ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। तो अगस्त प्रस्ताव की घोषणा भैया 1940 में आप कहेंगे लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा की गई थी, ना कि बेवेल ने। किसने की थी? लॉर्ड जो है लिन लिथगो के द्वारा जो है की गई थी। तो पहला गलत हो गया। भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया था। बिल्कुल ठीक है, तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। 1857 के विद्रोह की एक दृश्य को दर्शाती 1859 की कलाकृति रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने बनाई थी? रिलीफ ऑफ लखनऊ जो है 1859 में लखनऊ की राहत जो है थॉमस जॉन्स बार्कर के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉर्ड रिपन के स्थानीय सुशासन संकल्प 1882 के बारे में कौन सा कथन करेक्ट है? यहाँ पर विचार की जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो इन्होंने स्थानीय निकाय में अधिकांश सदस्य जो है गैर सरकारी नॉन ऑफिशियल अधिमान्यता निर्वाचित होने की सिफारिश की थी। बिल्कुल ठीक है। इसने स्थानीय निकायों की अध्यक्षता गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा की जाने, सरकारी हस्तक्षेप को कम से कम रखने का प्रस्ताव किया था। करेक्ट है। तो यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। स्थानीय सुशासन का जनक की बात किया तो आपके रिपन को ही माना जाता है। आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दीपावली के संदर्भ में विचार करें। दीपावली के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दीपावली के बारे में विचार करना है तो दीपावली को वर्ष 2025 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। बिल्कुल बात ठीक आ गया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में परंपराएं, अनुष्ठान और त्योहारों को शामिल किया जाता है। दोनों ऑप्शन सही है, तो ए वाला रहेगा। ए पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां से हम अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, रखना है। बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकसित भारत रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण वीजी रामजी अधिनियम 2025 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? तो विचार यहां पर किया जाए, यह अधिनियम राज्यों को बुआई और कटाई के चरम मौसम के दौरान 90 दिनों तक काम बंद रहने की सूचना के देने में सक्षम बनाता है। सही है। इस अधिनियम के तहत ग्रामीण रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। करेक्ट है। इस अधिनियम में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त बाकी राज्यों में केंद्र राज्य का संबंध 60-40 अनुपात में वित्त पोषण किए जाने का प्रावधान है। करेक्ट है। आपका डी ऑप्शन रहेगा। सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर बीजी रामजी के बारे में आपके करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से शांति अधिनियम 2025 का पूर्ण रूप क्या है? शांति अधिनियम 2025 का भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन अधिनियम, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर शांति अधिनियम 2025 के बारे में सही है। सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा विधेयक संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में कौन सा प्रावधान यहाँ पर शामिल किया गया है? तो बीमा कंपनियों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दी गई है। बिल्कुल सही है। बीमा अधिनियम 1938, एलआईसी अधिनियम 1956, बीमा विनायक विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में संशोधन करके 2025 को कर दिया गया है। ये भी करेक्ट है। निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नहीं, निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण की इसमें बात नहीं की गई है। तो तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है? वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। पहली बार बंग दर्शन पत्रिका की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल सही है। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया है। ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन आप कहेंगे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व की पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है? तो आप कहेंगे माइकेला बेंथोस। माइकेला बेंथोस जो है व्हील चेयर उपयोगकर्ता है और भारत की या कहेंगे विश्व की पहली अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली व्यक्ति है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन जो COP30 है 2025 के ब्राजील में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आप कहेंगे ब्राजील में जो है आयोजन किया गया था, आपका बेलेम में आयोजित किया गया है। ब्राजील के बेलेम में इसका आयोजन किया गया था। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभ्यास रिमूव शक्ति 2025 के बारे में विचार करें, कौन सा सही है? अभ्यास रिमूव शक्ति 2025, यह अभ्यास भारत और
किसके बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। बिल्कुल ठीक है। पांचवा संस्करण दिसंबर 2025 में उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। पांचवा संस्करण की बात की जा रही है तो आप कहेंगे ये आपके जो 25 में राजस्थान में किया गया था, ना कि उत्तराखंड में। तो कहां पर किया गया था? राजस्थान में। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है LBM-3 M6 मिशन के संबंध पर विचार करें। LBM-3 M6 मिशन के बारे में कौन सा सही है? इस मिशन के तहत लॉन्च किया गया ब्लू वर्ल्ड 6 उपग्रह LBM-3 के द्वारा निचली पृथ्वी कक्षा में रखा गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है। बिल्कुल ठीक है। यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एक यूरोपीय निजी कंपनी के बीच वाणिज्यिक समझौते का परिणाम है। यह जो मिशन है इसरो की वाणिज्यिक शाखा और अमेरिका की शाखा सम्मेलन, ना कि यूरोपीय। तो पहला सही है, केवल दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ तारीख है दूसरी तरफ दिवस है, कौन सा तारीख पर किस दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस के रूप में। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर की बात की मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे डेट आ जाती है कभी कभी एग्जाम में, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक रिपोर्ट कौन संस्करण जारी करता है? तो ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक रिपोर्ट की बात की जा रही है, कौन जारी करता है? आप कहेंगे GEO-7 के द्वारा जारी की गई है। आपके रखना है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में नैरोबी में आयोजित UNEP की 7वें सत्र के दौरान ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक रिपोर्ट को GEO-7 का संस्करण जारी किया गया था। जलवायु कार्रवाई और पर्यावरण शासन में उनके कार्य के लिए UNEP का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसने जीता है? आप कहेंगे सुप्रिया साहू के द्वारा जीता गया था। सुप्रिया साहू ने जीता है। भारत के एशियन यूथ पैरा गेम 2025 के प्रदर्शन में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत ने इन खेलों में 102 पदकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, सही है। एशियन यूथ पैरा गेम 2025 का आयोजन अबू धाबी संयुक्त अरब में किया गया था, नहीं गलत है। एशियन यूथ पैरा गेम 2025 का आयोजन दुबई में किया गया था। कहां पर? दुबई में किया गया था, ना कि आपके अबू धाबी में। तो पहला सही था, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओमान के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओमान के बारे में, ओमान का मुसन्नम प्रायद्वीप होर्मुज जलडमरू के मध्य के किनारे स्थित है, सही है। ओमान का सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, जिसे हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया है, क्या ये सही है? तो आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे PM मोदी को इथोपिया के ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया और कुवैत के ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। तो ओमान का नहीं है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये आपका कहाँ का? कुवैत देश का है। कहाँ का है? कुवैत देश का है। तो आपका दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, यहीं पर हम फंस जाते हैं। भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त होने वाली पौंडुरु खादी पारंपरिक खादी किस राज्य से संबंधित है? पौंडुरु खादी पारंपरिक रूप से GI टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य का है? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पिनाका मिसाइल लंबी दूरी की गाइडेड रॉकेट है, किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के द्वारा विकसित जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा संगठन एस्पायर योजना कार्बन समूह है? एस्पायर योजना में कौन कौन से संगठन का समूह है? आपका ऑप्शन कहेगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय का, आप कहेंगे एस्पायर योजना है, न तो नीति आयोग की है ना सिडबी की है। तो केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश से संबंधित है? तो एंटोनियो गुटेरेस जो है पुर्तगाल देश से संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में है महासचिव है। निम्नलिखित सैन्य अभ्यास और सहयोगी देशों के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बात किया है अभ्यास सूर्यकरण। अभ्यास सूर्यकरण जो है आपके भारत नेपाल के बीच में हुआ था, क्या? तो अभ्यास सूर्यकरण की बात की जाए, अभ्यास और सहयोगी देश, तो अभ्यास सूर्यकरण भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। अभ्यास इक्वेरियन की बात किया है, भारतीय सेना और मालदीव की सेना के बीच में हुआ है, करेक्ट है। अभ्यास गरुड़ शक्ति की बात की जाए, भारत इंडोनेशिया के बीच में हुआ, किसमें? भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है, याद रखना है। अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड की बात किया है तो यह भारत और संयुक्त अरब के साथ में हुआ है, करेक्ट है। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो गलत था आपको उसको जरा याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 75 कलवरी श्रेणी में हिस्सा नहीं है? कलवरी श्रेणी में शामिल कौन सी नहीं है? बागसीर है, वागीर है, करंज है, जबकि अरिहंत आपकी भारतीय वायुसेना की पनडुब्बी तो है लेकिन कलवरी श्रेणी में इसको शामिल नहीं किया गया है। विश्व अक्षमता रिपोर्ट 2026 में यहाँ विचार करें, कौन सा सही है? विश्व अक्षमता रिपोर्ट के बारे में, भारत में शीर्ष 10% आय अर्जित करने वाले लोग राष्ट्रीय आय के आधे से अधिक हिस्से के लिए जिम्मेदार है, करेक्ट है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, गलत है। यह रिपोर्ट आपकी वर्ल्ड इक्वालिटी आपके लैब के द्वारा जारी की जाती है, जिसे हम WLL कहते हैं, WIL कहते हैं, रखना है। केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 की थीम क्या थी? भारत अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 की थीम थी विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा देश? रेसिप्रोकल
एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट रिलोस समझौते का हिस्सा है। तो रिलोस समझौते का कौन सा देश हिस्सा है? तो आप कहेंगे भारत और रूस समझौते का हिस्सा है। पहला दूसरा सही है, भारत और रूस के बीच में रिलोस समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? इसके बारे में, संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट के बारे में, यह भारत की प्रमुख राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप है। ये गलत लिखा है, भारत की नहीं है। ये हरियाणा ने संतोष ट्रॉफी को सबसे अधिक बार जीती है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। आपकी हरियाणा ने नहीं जीती, जबकि पश्चिम बंगाल के द्वारा सबसे ज्यादा जीता गया है। तो ना तो पहला सही है, ना ही दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में विचार करें, कौन सा सही है? जिसे PMKVY कहते हैं। तो यहाँ पर विचार किया जाए कि PMKVY की शुरुआत 2015 में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिसके तहत निःशुल्क प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान की जाती है। करेक्ट है। PMKVY 4.0 को कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 से 2026 की अवधि के लिए लागू किया गया है। सही है, तो सी ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। किस देश के पास लगभग 300 बिलियन बैरल विश्व के सबसे बड़े सिद्ध तेल के भंडार स्थित हैं? आप कहेंगे वेनेजुएला के पास स्थित है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय नौसेना के द्वारा कमीशन किया गया INAS 335 किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, तो यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में डाला गया है। नहीं, ऐसा कोई संबंधित सूचना नहीं है। इस प्रजाति के आगे देखने की क्षमता बहुत उत्कृष्ट होती है, बिजली के तारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखती है। नहीं, अभी हाल ही में बिजली के तारों से यह जो है आपके बहुत ज्यादा इनको प्रभावित किया गया है, तो गलत है। तो आपका ऑप्शन ना तो पहला सही है, ना ही दूसरा सही है। दूसरी बात याद रखना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गंभीर रूप से क्रिटिकल एंजल्ड की सूची में रखा गया है, न कि लुप्तप्राय सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मौद्रिक नीति के संदर्भ में गोल्डीलॉक्स अवधि शब्द किससे संदर्भित है? तो गोल्डीलॉक्स जो अवधि है कम मुद्रास्फीति और उच्च आर्थिक वृद्धि समेत है, लो इन्फ्लेशन और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अंतिम क्वेश्चन इस टेसिस का आता है, निम्नलिखित हाल ही में समाचारों में रहे गैलेक्सी फ्रॉक्स आकाशगंगा मेढक को किस राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख प्रजाति फ्लैगशिप प्रजाति के रूप में घोषित किया गया है? तो मेथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान है। अब ये कहां पर है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं, केरल में है, कर्नाटक में है या तमिलनाडु में है। आप मुझे कमेंट करके बताएं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में मेथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आपको कमेंट करके हमें जरूर बताना है। आई थिंक आप लोगों को पूरा सेशन पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। साथ में जैसे कि हमने बताया था, आपको किसी भी टेसिस की PDF डाउनलोड करना है तो हमारे ऐप पर चले जाना है, UPSC नेट पर। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्म में, और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। PDF के साथ साथ आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं और सॉल्यूशन भी मिलते हैं, तो दोनों ही चीजें आप अपने अकॉर्डिंग जो है निकलवा सकते हो। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।